स्याही की टिक्की। पहाड़ों की मेहनतकश बहुओं के अकेलेपन से भरी कठोर जिंदगी में दो बूंद रंग की घुलती मस्त मौला व्यक्तित्व वाली सामाजिक कार्यकर्ता और रचनाकार गीता गैरोला की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आपका स्वागत है। अब मैं और आप हमेशा यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि हम हिंदुस्तानी साहित्य का एक ना एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब ये सारी कहानियां बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ रही हैं क्योंकि मेरे पिता विश्वमोहन बडोला की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी का ये हिस्सा थी और अब मेरी लेगेसी है, मेरी धरोहर है। लेकिन एक और जो बड़ी धरोहर मेरे माँ बाप से मुझे आई है वो ये कि मैं घोर पहाड़न हूँ। गढ़वाल उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम इतने घोर पहाड़ी नहीं रह पाते अगर मेरे दादा दादी मेरे माँ बाप ने इतनी कोशिशें जारी नहीं रखी होती। अब जो हम पहाड़ वालों की त्रासदी हमेशा से रही है, गांव से पलायन हम लोगों को करना पड़ा है अपनी आजीविका कमाने के लिए, वही कुछ मेरे दादाजी के साथ हुआ। तो दिल्ली और शिमला के बीच में उनकी सरकारी नौकरी थी, लेकिन उन्होंने घर ना दिल्ली में बांधा ना शिमला में बांधा कि मेरे बच्चे जो हैं वो पहाड़ी नहीं रह जाएंगे। और इसलिए जाकर रिटायरमेंट के बाद बस गए वो कोटद्वार और भाबर में, जहां आज तक हमारा घर परिवार है, मेरा ददेहाल है और हमेशा हर साल हमारा जाना होता है। अब जहां तक मेरे फादर की बात है, दिल्ली में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन हमें हमारी जड़ों से पूरी तरीके से जोड़ के रखा। हमारे घर में हमेशा गढ़वाली में ही बातचीत की गई, हमारे सारी रिश्तेदारी हमारे पास आके रहती थी और हम गढ़वाल जाकर उनके पास रहते थे। मतलब हमारी गर्मियों की 2 महीने की छुट्टियां तो हमेशा ही गढ़वाल में भी थी। और ऐसी ही छुट्टियों के दौरान मेरी मुलाकात हुई गीता गैरोला से। अब हैं तो वो कहने को मेरी रिश्ते की चाची की बहन। हम गढ़वालियों में कम्युनिटी इतनी छोटी है कि हम एक दूसरे के साथ अगर बैठकर बातचीत करेंगे, बिल्कुल अजनबी दो गढ़वाली, तो भी हमारी रिश्तेदारी निकल ही आती है। खैर, गीता गैरोला से जो मेरी दिल की रिश्तेदारी है वो ज़्यादा गहरी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन गीता गैरोला का नाम मैंने इसलिए भी लिया कि जब मैं बताऊंगी कि मेरी माँ ने मुझे कैसे गढ़वाली रखा, तो भाई हमारी माँ ने वही किया जो सब माएँ करती हैं। तो थिचौणी हो, कफली हो, फाणू हो, चैसा हो, मंडवे की रोटी हो, कौन सा ऐसा गढ़वाली पहाड़ी खाना था जो हमारे घर नहीं बनता था, तो हमने रहना ही था घोर पहाड़ी। अब यही बात गीता गैरोला जो है उन्होंने अपनी बुक में भी मेंशन की है कि उनकी माँ ने उनको जीभ के स्वाद के जरिए पहाड़ी गढ़वाली बना के रखा। अब गीता गैरोला का मैं जितना भी इंट्रोडक्शन दूंगी वो कम ही पड़ेगा। बस ये सोच लीजिए कि स्त्रियों के लिए अगर कोई भी चीज़ वर्जित रही और वो गीता गैरोला के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने उस फील्ड में जाके किसी न किसी तरीके से कोई अपना मार्क बनाने की कोशिश करी। अब उत्तराखंड में महिला सामाख्य करके एक प्रोजेक्ट रहा जिसकी वो कन्वीनर थी, जिसमें उन्होंने 60,000 से ज़्यादा उत्तराखंड की महिलाओं को, लेडीज़ को इकट्ठा करके संगठित किया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब जहाँ तक गीता गैरोला की लिखाई की बात है, भाई उन्होंने नूपीलान की मायरा पाइबी करके, ना मैं बिरवा ना मैं चिड़िया और बोल की लब आज़ाद है तेरे, बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं। आज जो मैंने कहानी उनकी चुनी है वो तो मलियों की डार से है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो गीता गैरोला और उनकी सहेलियों ने सन 2000 में की, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब नंदा देवी की राजजात यात्रा जो है वो हर 12 साल करीब में एक बार होती है। गढ़वाल और कुमाऊं की जो है धार्मिक यात्रा मानी जाती है और इसमें जो है बेदनी बुग्याल और बाणगांव के आगे जो आखिरी जो पड़ाव था उसको कभी भी महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता था। लेकिन सन 2000 में गीता गैरोला और उनकी 4 जो सहेलियां हैं वो गई वहां पर और उन्होंने वहां पर कहा कि हमको ये आखिरी पड़ाव पूरा करना ही है। और बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट रहा क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा समझाया गया, बताया गया, डराया धमकाया भी गया, लेकिन वो मानी नहीं और उन्होंने नंदा देवी राजजात यात्रा सन 2000 में पूरी की। एंड आफ्टर ईयर 2000 अब लेडीज़ का, महिलाओं का इस यात्रा को करना जो है अब वर्जित नहीं रहा। इट्स अलाउड। दैट्स सच अ बिग फीट टू अचीव। एनीवे, मलियों की डार जो गीता गैरोला की बुक से मैंने आज उनकी कहानी चुनी है, एक्चुअली वो कहानी नहीं है, ये सब उनकी आप बीती है। भट्टी गांव उनका था जहां पर उन्होंने अपने बचपन के बहुत सारे साल गुजारे और जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको पहाड़ की एक एक औरत की, एक एक लड़की की जो दास्तान है ना, वो कच्चे चिट्ठे की तरह आपके सामने खुलती नजर आएगी और दिल को छू कर जाएगी। आप सुन रहे हैं स्याही की टिक्की, गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कंधे में बस्ता लटकाकर, हाथ में पकड़ी दवात में पानी भरते हुए मैं हड़बड़ी में जोर से माँ को बोली, माँ जल्दी से एक स्याही की टिक्की दे दे।
मां ने दवात में भरा हुआ पानी गिरा दिया और अंदर रखी स्याही से भरी बोतल में से थोड़ी सी स्याही मेरी दवात में डाल दी। इतनी जरा सी स्याही बस, मैंने पैर पटकते हुए ज्यादा स्याही की मांग करते हुए दवात मां के आगे कर दी। चल छोरी, मां ने मेरे सिर में पटाख मारते हुए कहा। इतनी सी बहुत है, रोज स्याही गिरा देती है, कल फिर दे दूंगी। जा दौड़ लगा, स्कूल के सब बच्चे चले गए। मां ने दवात का ढक्कन कस के बंद करते हुए मेरे हाथ में दवात थमाई और मुझे स्कूल की तरफ धकेला दिया। स्कूल जाने से पहले ये रोज की बात थी। मैं मां से स्याही की टिक्कियां मांगती। कभी वो एक टिक्की के 4 टुकड़े करके एक छोटा टुकड़ा मेरी दवात में डाल देती और कभी एक बड़ी बोतल में से स्याही निकालकर मेरी दवात भर देती। जिस दिन मैं दवात को ज्यादा पानी से भर देती, स्याही फीकी हो जाती और मेरा रोना धोना भी शुरू हो जाता। फीकी स्याही से लिखने पर मास्टर जी बहुत डांटते थे। कच्ची एक और पक्की एक में हम बच्चे पाटी कलम और गीले कमेड़े में से भरा बौलख्या एक बर्तन लेकर स्कूल जाते। रोज सुबह उठकर तवे के पीछे लगी धुएं की काली कालिक एक कपड़े में भिगो के पाटी की पुताई करते। जब पाटी पर लगी कालिक सूख जाती, स्याही की खाली दवात के पीछे से पाटी को चमकाने के लिए घोटा लगाते। जब घोटा लगाने से पाटी पर चमक आ जाती, तब एक धागे के दोनों सिरे पकड़ कमेड़े में डुबोकर पाटी की एक तरफ आ लिखने के लिए सीधी रूल यानी लाइन खींचते। पाटी के दूसरी तरफ गिनती या पहाड़े लिखने के लिए 4 खाने वाली रूल खींचते। स्कूल पहुंचने पर मास्टर जी सबकी पाटी और रूल देखकर ही कक्षा में बिठाते थे। हमारे स्कूल में छोटे बच्चों के बैठने के लिए चटाई नहीं थी, इसीलिए हम पक्की एक तक पाटी बोलखे के साथ जमीन पर बैठने के लिए एक बोरा भी स्कूल में लेके जाते थे। स्कूल पहुंचकर सब बच्चे लाइन में खड़े होकर प्रार्थना गाते। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया देना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। प्रार्थना के बाद 2 बच्चे बाल्टी उठाकर पास के धारे से पानी लाते। 2 बच्चे पूरी कक्षाओं में झाड़ू लगाते। बाकी बच्चे स्कूल के ग्राउंड में गिरे कागज पत्थर उठाकर सफाई करते। 5वीं में पढ़ने वाली एक लड़की मास्टर जी के लिए चाय बनाती। हर काम के लिए बच्चों की बारी लगी होती थी। सभी बच्चों को इंटरवल से पहले हिंदी और गणित पढ़ाई जाती। हमारे स्कूल में 2 मास्टर जी थे। हेड मास्टर जी 1 से 3 तक के बच्चों को पढ़ाते थे। मास्टर जी हमारी रूल खींची पार्टी में प्रत्येक बच्चे का हाथ पकड़कर 12 खड़ी, वर्णमाला, गिनती और पहाड़े लिखवाते। सुबह कक्षा में आते ही गिनती, पहाड़े, 12 खड़ी सुंदर अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देते। उसी से दिन भर की पढ़ाई होती थी। दूसरी कक्षा से कॉपी में स्याही से लिखवाना शुरू होता। कक्षा में आने के बाद स्कूल की छुट्टी होने तक मेरा बस्ता, किताबें, कॉपी, हाथ, मुंह, दांत सब स्याही से नीले हो जाते। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा की स्याही तो बार बार धोने के बाद भी छूट नहीं पाती थी। आप सुन रहे हैं स्याही की टिक्की, गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। दादाजी रोज रिंगाल की कलम बनाते, कॉपी किताबों की जिल्द ठीक करते और मैं रोज कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि पढ़ाई से संबंधित सारी चीजें दादाजी के पास रहती हैं। रोज दादाजी ही हमें पढ़ाते थे। बस एकमात्र स्याही की टिक्की और स्याही से भरी बोतल मां के पास क्यों रहती है, जबकि स्याही की टिक्की भी दादाजी ही खरीदते थे। खूब सारी स्याही की टिक्कियां पीसकर मां एक बोतल में पानी भरकर पिसी स्याही उसमें घोल देती। स्याही से भरी बोतल को मां हम बच्चों से छिपा कर रखती। अगर बोतल हमारे हाथ लग गई तो हम उसमें से ढेर सारी स्याही चोर कर अपनी दवातें भर लेते थे या जल्दबाजी में बोतल से स्याही गिरा देते। इस बात को लेकर हम कई बार मां से बेलन खा चुके थे। एक स्याही की दवात दादाजी के कलमदान में भी रखी रहती। कभी कभी मैं दादाजी के कलमदान वाली दवात से ही स्याही चुरा लेती और दवात में पानी भर देती। दादाजी के पास सारे परिवार के लोग चिट्ठी लिखवाने आते थे। वो चिट्ठी लिखने के लिए दवात में होल्डर डुबोते और जिस दिन उन्हें फीकी स्याही मिलती तभी मेरी चोरी पकड़ी जाती। कभी मैं दादाजी के होल्डर को चुपके से स्कूल ले जाती। जब होल्डर की निब टूट जाती, चुपके से दादाजी के कलमदान में लगा देती।
इस तरह की चोरियां मैं ही करती थी। दीदी को चोरी करने की कभी जरूरत ही नहीं हुई। वो कलम या होल्डर से नहीं लिखती थी। पिताजी चाचा जी हमेशा उसके लिए देश से रंग बिरंगे फाउंटेन पेन लेकर आते। फाउंटेन पेन के पीछे से या निब वाला सिरा खोलकर दीदी उसमें खूब सारी स्याही भर देती और उसी से स्कूल में दिन भर काम करती रहती। उसे स्याही की दवात ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके पास रंगों का डब्बा, कूंची, रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ भी रहते थे। दीदी के लिए पिताजी लाल रंग की पेंसिल और पेन रखने के लिए डिब्बा और दोनों कंधों पर लटकाने वाला बस्ता भी लाए थे। मैं बेचारी एक थैले का बस्ता लेकर ही स्कूल जाती। जब दीदी के लिए कोई भी नई चीज आ जाती तभी तो पुरानी वाली चीज मुझे मिलती। दीदी के सूट, जूते, कोट, चुन्नी देखकर मुझे बहुत लालच लगता था। जब भी मौका मिलता मैं चुपके से दीदी की चीजों को छू लेती या पहन लेती। अगर दीदी को पता नहीं लगा तो सब ठीक रहता, पर जाने कैसे उसे पता लग ही जाता था और फिर मेरी खूब धुनाई होती थी। मैं भी इस पर तरह तरह की हरकतें करना छोड़ती नहीं थी। उसकी मार खा ली जाती और मैं गाली देती जाती। दीदी की छिपाई हुई रंग बिरंगी चीजें मुझे हमेशा आकर्षित करती थी। छोटे भाई बहनों को अपनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाकर ललचाने में उसे बहुत मजा आता था। उसे मजा तो हम भाई बहनों को ठोकने में भी खूब आता था। वो हमको पीटना अपना हक समझकर उस हक का गाहे बगाहे उपयोग करती रहती। मां हमसे स्याही की बोतल छिपाकर क्यों रखती थी, इसका राज थोड़े दिनों के बाद ही मुझे पता चल गया। हमारे गांव की एक फूफू की बुआ की शादी हुई। उनका दूल्हा दिल्ली में नौकरी करता था। पढ़ा लिखा समझकर एक दिन फूफू ने मुझे चुपके से कलम, दवात और एक कागज लेकर अपने घर बुलाया और अपने नए नवेले दूल्हे के लिए चिट्ठी लिखवाने लगी। मुझे तब तक केवल छुट्टी के प्रार्थना पत्र के अलावा स्कूल में मास्टर जी ने पिताजी को पत्र लिखना ही सिखाया था। मैं पढ़ाई लिखाई के रौब में फूफू के कहने पर उसके घर तो चली गई, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि फूफू की तरफ से उसके दूल्हे के लिए चिट्ठी की शुरुआत में क्या लिखना चाहिए। जब मास्टर जी ने पिता को पत्र लिखना सिखाया था तो शुरू में आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम लिखवाया था। मैंने पूछा, फूफू क्या लिखूं? बेचारी थोड़ा शर्माते हुए बोली, आदरणीय प्राणनाथ सादर चरण स्पर्श लिख दे। फूफू बोलती गई और मैं लिखती गई। चिट्ठी के अंत में फूफू ने विशेष तौर पर, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, जल्दी आकर मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले जाओ, ये भी लिखवाया। अब जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी फूफू का प्रेम पत्र लिखा था। मुझे कहां सब्र होता। फूफू ने कहा था, तू चिट्ठी वाली बात किसी को नहीं बताना। पर जिंदगी में लिखी पहली चिट्ठी तो मेरी उपलब्धि थी ना। सो फूफू की लिखवाई चिट्ठी दूसरे ही दिन कनवतियों में गांव भर की सारी जवान बूढ़ी महिलाओं तक पहुंच गई। बेचारी फूफू इतना शर्माई कि मुझसे दोबारा चिट्ठी लिखवाने की हिम्मत नहीं कर पाई। फूफू क्या, इस किस्से के बाद तो किसी की भी हिम्मत मुझसे चिट्ठी लिखवाने या पढ़वाने की भी नहीं हुई। सबसे ज्यादा चर्चा तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, जल्दी आकर मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले जाओ वाली बात की रही। फूफू तो उस गांव की बेटी थी, इसलिए सबने चुपचाप दिल्ली ले जाओ लिखवाना सहन कर लिया। पर असली बात गांव की बुआरियों की, बहुओं की थी। जवान बेटों की माएं डर गईं, कहीं उनकी बहुएं भी चिट्ठी लिखवाकर बेटों को ऐसे ही तो नहीं बहका रही हैं। यही डर हर बेटे की मां और हर सास के दिल में हौल मचाने लगा। उस समय हमारे गांव में मेरी मां ही एकमात्र पढ़ी लिखी कहानी उपन्यास पढ़ने वाली बुआरी यानी बहू थी। इतनी पढ़ी लिखी बुआरी 20-20 पूले घास काट कर लाती है, सबसे बड़ा लकड़ी का गट्ठर काटती है। इस बात की गांव के अलावा आस पास के गांव में भी बड़ी चर्चा रहती। मां की तारीफ में ऐसी बातों को सुनकर दादी जी और दादाजी को बहुत गर्व होता। पिताजी मां के नाम से अलग चिट्ठी लिखते थे। मां के नाम से जो भी चिट्ठी आती दादाजी बिना खोले मां को पकड़ा देते। उस जमाने में कई गांवों में चिट्ठी बांटने के लिए एक ही पोस्टमैन होता था। वो पोस्टमैन आसपास के गांव में भी इस बात की बड़ी चर्चा करता
कि दरोगा जी की बहू के नाम से चिट्ठियां आती हैं। नाना जी की लिखी चिट्ठी मां दादी को पूरी पढ़कर सुना देती थी। दादी को इस बात की तसल्ली मिलती कि बहू अपने पिताजी की लिखी पूरी चिट्ठी जस की तस मुझे भी सुना देती है। पिताजी मां को जो भी चिट्ठी लिखते उसे भी वो दादी को पढ़कर जरूर सुनाती, पर वही सुनाती जो दादी के लिए लिखा होता। आप सुन रहे हैं स्याही की तिक्की, गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। दादी कई बार हमसे कहती, बाबा तेरी माँ ने मुझे तो जरा सा सुनाया, पर चिट्ठी तो पूरी भरी हुई थी, बाकी क्या लिखा होगा। कौन जाने दादी को अपने निरक्षर होने का दुख भी होता था या नहीं। इस बात पर दादी हमेशा दादाजी की डांट खाती। चुप रहे बेवकूफ, बुआरी तुझे उतना ही सुनाएगी ना जितना बेटे ने तेरे लिए लिखा होगा। जवान बच्चे हैं, इतना भी नहीं समझती तू। ठंडी सांस छोड़ती दादी बड़े सुर में कहती, पता नहीं रे ये नए जमाने की नई बातें। दादी को शायद ये डर सताता होगा कि बुआरी बहू चिट्ठी में पता नहीं क्या क्या लिखती होगी, कहीं मेरे बेटे को बहका न दे। दादाजी उसकी ठंडी सांस के साथ पत्ता नहीं रे बोलने का अर्थ बहुत समझते थे। वो हमेशा मां की तरफदारी करते। दादी को मां का कहानी उपन्यास पढ़ना भी बहुत भाता नहीं था, पर मां को तो बिना पढ़े नींद ही नहीं आती थी। दिन भर खेतों का काम पीटने के बाद भी वो जरूर पढ़ती। दादी अक्सर मां से कहती, चिमनी के उजाले में इतना सारा मत पढ़ा कर बुआरी, आंखें खराब हो जाएंगी। कामकाजी मेहनती बुआरी यानी बहू कभी किसी को शिकायत का मौका तो देती नहीं। अब कैसे बोलती सास कि तेरा पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मां दादी को अपनी पढ़ी हुई कहानी सुना देती। उस जमाने में सरिता में छपी कहानी चांद की मौत जो मां ने दादी को पढ़कर सुनाई थी, मुझे अभी तक याद है। माया पत्रिका में छपी शिवानी की कहानी तोप भी मैंने मां के मुंह से तभी सुनी थी जब वो दादी को पढ़कर सुना रही थी। मां के पास हमारे खुले मतलब हमारे मोहल्ले की सभी बहुएं देश गए अपने पति के लिए चिट्ठी लिखवाने आती थी। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी देवरानी जिठानियों की प्रेम पाती शायद मेरी मां के नाम ही आती थी। अपनी प्रेयसियों के नाम से बेचारे नवोड़े पति परिवार और गांव वालों के डर से चिट्ठी नहीं लिख सकते थे। प्रेयसियां प्रेम भावना से लबालब मन प्राणों से भरी पाती पढ़ कहां पाती थी। अब जिसे पढ़ना ना आए उसके नाम से पत्र लिखने का कारण नहीं बनता। मेरी मां सबकी पक्की सहेली थी, तभी तो अपने मायके से सारी बहुएं मां के लिए अलग से कलियों की सौगात लाती थी। मालू के पत्ते से लपेटी भीमल के रेशे से बांध कर लाई पूरियां, उड़द की पकौड़ियां और अरसे। गढ़वाल में ऐसे ही प्यार और लगाव जताने का अपना ही तरीका है। कोई मां की सखी अपने पति के साथ जब भी देश जाती, सब उसे आधे रास्ते तक छोड़ने आती। अक्टूबर से मार्च तक पहाड़ों में खेती का काम नहीं रहता। इन दिनों अधिकांश नई बहुएं अपने मायके चली जाती हैं। इन्हीं खाली दिनों में कुछ भाग्यशाली बहुओं को उनके सास ससुर बेटे के पास देश भेज देते। अधिकांश बहुएं मार्च के बाद आखिर तक गांव लौट आती। बस यही 5-6 महीने उनके लिए मधुमास होते। आप सुन रहे हैं स्याही की तिक्की, गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। मां से चिट्ठी लिखवाने का सिलसिला सासुओं को कतई नापसंद होता। जाने बुआरी चिट्ठी में हमारे खिलाफ क्या क्या लिखवा रही है, यही डर सताता रहता। मां की सहेलियों की सासें जो दादी की देवरानी जेठानी होती, दादी से कई बार शिकायतें करती। दादी भी उनके हां में हां मिलाकर अपने ही दिल का डर थोड़ा कम कर लेती। उस जमाने में मेरी मां के नाम से चिट्ठी आना तो एक बहुत बड़ी बदनामी का सबब था। लोग दादाजी के डर से कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं कर पाते थे, पर पीठ पीछे मेरी मां को बेशरम बेहया बहू जरूर कहा जाता होगा। उस जमाने में औरतों के नाम से कौन चिट्ठी लिखता था? ना तो उन्हें चिट्ठी पढ़नी आती और ना ही किसी बेटे को अपनी घरवाली के नाम से चिट्ठी भेजने की हिम्मत होती। चिट्ठियां आती थी, पर घर के बड़े बूढ़ों के नाम से। घर के बड़े भी इस बात को कहां सहन कर पाते कि उनकी बहुओं के नाम से चिट्ठियां आए। जब नाम की जरूरत ही नहीं पड़ती तो धीरे धीरे वो अपना नाम भी भूल जाती थी। उस गांव में उन्हें नाम से बुलाने वाला होता कौन था?
वो तो केवल उस गांव की बहुएं होती या अलाने फलाने की मां होती। सबकी विश्वसनीय सखी मेरी मां ही थी। वही सबके प्रेम संदेश की पोटली शब्दों में बांधकर उनके पिया तक भेजती। उसी के पास सुरक्षित पिया के संदेश वापस आते। पहाड़ी कामों के बोझ से दबी, थकी, परिवार के बड़े बूढ़ों के ताने उल्हाने सहती नवेली प्रेमिकाएं चिट्ठियों में शिकायत भी तो करती ही होंगी। पति को अपने साथ देश ले जाने की मिन्नतें भी होती होंगी। ननद सास की शिकायतें और किससे करे? साबुन, तेल, धोती, जम्फर की फरमाइश कहां और किससे करती? पहाड़ों की खेती के नौमासे काम के बोझ से दबी, दूर दूर के जंगलों से घास, लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर सिर पर लादने की पीड़ा पूछने वाला तो देश गया होता नौकरी करने। चौमासे के कोहरे और सर्दीले दिनों में गाए खुदेड़ दिनों की ताने भेजने का एक ही माध्यम था, चिट्ठी। सच में मेरी मां अपनी सखियों के लिए एक स्याही की टिकिया ही तो थी, जो टिकिया के घोल से बनाए नीले नीले मोतियों में उनकी पीड़ा, उनका प्यार, उनकी फरमाइशें, उनकी ख्वाहिशें, उनके ख्वाबों को पिरोकर वहां भेजती, जहां से मां की सखियों के स्वप्न पाखियों को पंख मिल जाते और ये तितलियां जिंदगी की खुरदरी टेढ़ी मेढ़ी टहनियों पर बैठकर प्रेम के गीत गुनगुनाती। आप सुन रहे हैं स्याही की टिक्की, गीता गैरोला की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में मैंने आज अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में चुना गीता गैरोला की लिखी कहानी स्याही की टिक्की। ये दरअसल कहानी से ज्यादा तो आप बीती है, क्योंकि ये मल्लियों की डार उनकी किताब का हिस्सा है और मल्लियों की डार जो है वो उनकी खुद की आप बीती है। भट्टी गांव, गढ़वाल उत्तराखंड के भट्टी गांव में बिताए अपने बचपन में उन्होंने जो कुछ आत्मसात किया आसपास, वो सब कुछ कागज पर उतार दिया। लेकिन कागज पर तो आप तभी उतार सकते हैं ना जब आप लिखना पढ़ना जानते हो। खैर, जहां तक गीता गैरोला की बात है तो उनकी माँ जो स्याही की टिक्की कहानी में जिनके बारे में आपने सुना, सोचिए वो अपने गांव की इकलौती पढ़ी लिखी बहू थी। तो इसकी दाद तो वैसे गीता गैरोला के दादाजी को भी जानी चाहिए कि उन्होंने उस जमाने में अपने लिए पढ़ी लिखी बहू को ही चुना और उसको घर लाकर कोने में नहीं बिठा दिया, उसके पढ़ने लिखने को प्रोत्साहन दिया। अपनी बहू के लिए किताबें मंगवाते थे वो, और अपने बेटे को भी प्रोत्साहित किया कि वो अपनी बीवी को चिट्ठियां लिख सकता है। और लिख ही नहीं सकता, जब बेटे की चिट्ठी बहू के नाम आती थी तो वो बिना पढ़े हुए, बिना खोले हुए वो चिट्ठी अपनी बहू को पहुंचाते थे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके मायने बहुत ज्यादा हैं अगर सोचने पर आए आप इस बात को। है, जहां तक गांव की बहुओं की बात है तो भैया पहाड़ की जो औरतें हैं वैसे ही उनकी जिंदगी इतनी कठिन है। घास काटने जाती हैं तो उसके बाद गाय भी वही चराती हैं, तो किचन भी वही चलाती हैं, तो कपड़े भी धोएंगी, वो घर का सारा कामकाज भी वो करेंगी, घर के बड़े बुजुर्गों को भी संभालेंगी, बच्चों को भी संभालेंगी, और अपने लिए तो खैर वक्त होना ही नहीं है, लेकिन अपने दिल की बात करने के लिए भी कोई साथ नहीं होना है। क्योंकि एक इकलौता इंसान जिसके सहारे वो शादी करके आई हैं, वो बेचारा तो रोजी रोटी कमाने बाहर शहर जाएगा ही। आज भी जो गांव से पलायन की समस्या है उसका कोई हल निकला नहीं है, लोगों को आजीविका के लिए जाना ही पड़ता है बाहर। तो ऐसे में आप सोचिए उस अकेलेपन का क्या इलाज हो सकता है? चिट्ठियां, अगर आप अपने पति को अपने दिल की बात बता पाएं, लेकिन अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं तो आप वो कैसे करेंगी? अब पढ़ना लिखना अगर आप जानती भी हैं तो आपके घर में आपके नाम से चिट्ठियां आना अलाउड नहीं है। इन सारी समस्याओं का हल कौन रहा भट्टी गांव में? गीता गैरोला की माँ, जो बन गई उस गांव की बहुओं की स्याही की टिक्की। उनकी दिल की बातें उनके पति तक पहुंचाने के लिए और उनके पतियों की दिल की बातें उन तक लाने के लिए। आपको ये कैसी लगी कहानी स्याही की टिक्की, वो मुझे तभी पता चल सकता है अगर आप मुझे अपना फीडबैक देंगे। तो भाई, अगर वीडियो के रूप में यूट्यूब पर देख रहे हैं कालिंदी बडोला मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है चेक कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के आगे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे। प्लीज़ अपना फीडबैक अपने कमेंट के रूप में ज़रूर छोड़िए और मेरे लिंक्स को आगे शेयर कीजिए। फेसबुक पर कालिंदी बडोला हूं मैं और इंस्टाग्राम पर आईडी है kalindi.badola। मेरे सारे के सारे शोज अब से पॉडकास्ट के रूप में भी अवेलेबल होते हैं स्पॉटिफाई पर और एंकर एफएम पर, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर कालिंदी बडोला नाम से। तो प्लीज़ जहां पर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे, तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। स्याही की टिक्की,
पहाड़ों की मेहनतकश बहुओं के अकेलेपन से भरी कठोर जिंदगी में दो बूंद रंग के घोलती मस्तमौला व्यक्तित्व वाली सामाजिक कार्यकर्ता और रचनाकार गीता गैरोला की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी।